नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज से आपके लिए शुरू कर रहे हैं एक विशेष सीरीज, विदेश में पढ़ाई। जी हाँ, विदेश में पढ़ना कई लोगों का सपना होता है, कई बच्चों का, कई पेरेंट्स का, कि वो अपने बच्चों को विदेश भेजें अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जहाँ पर आगे एक अच्छा करियर बनाने में वो बच्चे कामयाब रहे। लेकिन ये सपना है तो सुहाना, लेकिन कई बार आपको इस सपने के साथ साथ थोड़ी मेहनत मशक्क़त भी लगती है, क्योंकि आप किस तरह की यूनिवर्सिटी आप लेंगे, कैसे फाइनेंसेस का इस्तेमाल होगा, ये तमाम चीज़ें हैं वो इतनी आसान नहीं होती हैं। तो इसी को आसान बनाने की हमारी कोशिश होगी अगले 3 दिनों तक, क्योंकि इस खास सीरीज़ में विदेश में पढ़ाई में हम आपके लिए A to Z सारी जानकारियाँ लेकर आएंगे, एक्सपर्ट से आपकी बातचीत कराएंगे और देखेंगे कि क्या बेस्ट है अगर विदेश में पढ़ने की बात आती है। तो आज से इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, विदेश में पढ़ाई कैसे करें अप्लाई। ये आज का पहला एपिसोड है और इसमें हम एक ओवरऑल खाका खींचने की कोशिश करेंगे कि विदेश में पढ़ाई करते वक्त आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कैसे आप शुरुआत करेंगे इन सब की, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड्स में कि अलग अलग कोर्सेज में किस तरीके के ऑप्शंस मौजूद हैं, कितना खर्चा आएगा, कौन सा देश किस कोर्स के लिए बेहतर रहेगा, ये सारी बातें होंगी। और उसके लिए कुछ, जैसा मैंने कहा, खास मेहमान तो होंगे ही हमारे साथ। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हम कुछ चीज़ों को पहले देख लेते हैं कि आप वो क्या बड़े हाइलाइटर्स हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपने मेहमानों से हम बातचीत शुरू करेंगे। तो देखिए, विदेश में पढ़ाई, अब उसकी बेसिक तैयारी साल भर पहले से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। इसके अलावा पहले की पढ़ाई के हिसाब से आपको अपने कोर्सेज को चुनना है। आपने क्या किया है उसके हिसाब से आप अपने कोर्स चुनेंगे। कोर्स के हिसाब से देश का चुनाव होगा। यहाँ पर क्या है कि कैसा कोर्स आपने चुना है उसके हिसाब से आप जाएंगे, देखेंगे कि किस देश में आपको जाना है। वीज़ा, इमिग्रेशन के नियमों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर कोविड के कारण अभी भी कुछ देशों में कुछ गाइडलाइंस के इश्यूज हो सकते हैं। अब वैसे तो पूरी दुनिया मोटे तौर पर अब नॉर्मल की तरफ जा रही है, लेकिन स्टिल कोर्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होंगी, फिर उनका चुनाव कैसे होगा, बेस्ट एग्ज़ाम और इंटरव्यू पर नज़र हम रखेंगे, और साथ में अपने बजट के हिसाब से। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हाँ, हर कोई चाहता है कि वो सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी चुने, सबसे अच्छा देश ले, लेकिन बजट का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स, फाइनेंस, हिसाब किताब, ये सारी बातें भी हम करेंगे क्योंकि ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये वो बड़े टॉपिक्स या बिंदु हैं जिन पर अब अगले 2-3 दिन तक हम बातचीत करेंगे। तो चलिए आज की बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं IC3 इंस्टीट्यूट की एकेडमिक मैनेजर कृतिका बालाजी और इन्फोयंग इंडिया की फाउंडर अल्पी जैन। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो कृतिका, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो अगर जैसे ही आपके मन में ये ख्याल आता है कि मुझे या तो अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेजना है, या मैं बच्चे की भी बात करूं कि उसका एक डिज़ायर है कि मैं जाकर अपनी हायर स्टडीज़ को किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से करूं, तो उस सोच की शुरुआत कहां से होगी, कैसे आप ए को स्टार्ट करेंगे? हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। ये सवाल के जवाब मैं 2 तरीके देना चाहूंगी। एक तो पहले कि यू कैन अप्रोच इट फ्रॉम करियर फर्स्ट डिसीजन, फिर कॉलेज उसके बाद, और हम एक्सप्लोरेटरी रूट ले सकते हैं जहाँ पे हमें स्पेसिफिक करियर का आइडिया नहीं है, पर हम एक्सप्लोरेटरी रूट से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन से बेस्ट है। सो अगर हम करियर रूट की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी टॉप जॉब्स इन द वर्ल्ड टुडे। अगर कोई भी जॉब रिपोर्ट लेके हम पढ़ेंगे तो करियर्स लाइक डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड इंजीनियर, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजर्स, HR कंसल्टेंट, CSR कंसल्टेंट्स, ऐसे बहुत सारे टॉप जॉब्स मार्केट में आ रहे हैं। बट बच्चों को ये जानना जरूरी है कि उनके लिए कौन सा बेस्ट फिट जॉब है और इसको वो कैसे चुन सकते हैं। उसके लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, अपने आप के स्ट्रेंथ्स के बारे में, एबिलिटीज के बारे में, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, ये सब चीजों को एक साथ लेके समझने के बाद वो अपने बेस्ट फिट करियर पाथवे चुन सकते हैं। और एक और बात ध्यान में रहना चाहिए कि बहुत टाइम बच्चे सोचते हैं कि हम साइंस में करियर्स लेंगे या आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज में या कॉमर्स में लेंगे, बट बहुत सारे करियर्स आज देखे जाएंगे तो इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक ज्वेलरी डिजाइनर। अगर किसी को ज्वेलरी डिजाइनर बनना है तो हम सोचते हैं कि शायद वो डिजाइन पढ़ेंगे, बट
एक्चुअली ज्वेलरी डिजाइन करने के लिए ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स की नॉलेज की जरूरी है. और लेट्स टेक कॉमन प्रोडक्ट्स लाइक मैगी और एनी फास्ट फूड प्रोडक्ट्स. सो इफ यू हैव टू डू दैट, लोग सोचते हैं कि उनको culinary या कुकिंग नॉलेज की जरूरी है, बट एक्चुअली उनको केमिस्ट्री जानना जरूरी है कि प्रोडक्ट्स कैसे रिएक्ट करते हैं हीट में, कोल्ड में, वाटर में, एक्सेट्रा. सो टू थिंग्स टू रिमेंबर. वन इज understand that everything is interdisciplinary, multidisciplinary, and understand yourself well. तो आप चुन सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट फिट करियर क्या है. दूसरा रास्ता ये है कि आप बोल सकते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं सीखना चाहूंगी या चाहूंगा कि ऑप्शंस क्या है मेरे लिए, और उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मॉडल्स होते हैं जहां स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो या दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट. चलिए ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है. आप पहले देख लीजिए कि आपके इंटरेस्ट कहाँ है, और जॉब ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है कि मैं आगे चल के क्या करूंगा, और उस हिसाब से कोर्सेज का चुनाव. और जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी बोल रहे हैं कि अब आपने पहले पीसीएम लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप पढ़े हैं, आपने बायो पढ़ा है, उस हिसाब से भी आगे आपकी करियर की लाइन तय होगी. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है अदिति, मुझे बताइए कि विदेश में पढ़ना, अब इसके दो मायने हैं. एक तो ये कि भाई हमें लगता है कि हम किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आ रहे हैं, और एक ये कि भाई हमारे देश में भी तो शिक्षा का एक अच्छा खासा ढांचा है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपका अपना देश एक बेहतर जगह होगी, या फिर आपको इसके लिए विदेश जाना चाहिए? थैंक यू विपिन जी. देखिए, पहली चीज ये मैं सब पेरेंट्स को और सब बच्चों को समझाना चाहूंगी कि इंडिया आज की डेट में बहुत अच्छी एजुकेशन ऑफर कर रहा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर जाके करियर बनेगा, पर अगर आप बाहर जाने में समर्थ हैं, आपके पास सफिशिएंट पैसा है, आपके पास इतना आपका पढ़ाई इतनी स्ट्रांग है कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आप जरूर जाइए. अदरवाइज चाहे आप फाइनेंस का फील्ड देखिए, चाहे आप कंप्यूटर साइंस का फील्ड देखिए, इंडिया आपको बहुत अच्छे ऑप्शन दे रहा है. दूसरी चीज कि आप कैसे सिलेक्ट करें. पहला सिलेक्शन जो आपको करना है आइडियली वो होना चाहिए कि आप किस देश में पढ़ना चाहते हैं. अमेरिका में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां 4 साल की ग्रेजुएशन होती है. अगर आप यूके में पढ़ना चाहते हैं वहां 3 साल की ग्रेजुएशन होती है. तो आपको ये समझना पड़ेगा मैं किस देश में पढ़ना चाहता हूं. अगर सपोज करिए आप लॉ करना चाहते हैं, अब आप लॉ करना चाहते हैं तो आप अगर अमेरिका जाएंगे आपको 9 साल लगेंगे एक लॉयर बनने. बट वहीं यूके में आपको वही 5 साल लगेंगे जो आपको इंडिया में लगते. तो आपको हर हर कंट्री का पूरा पढ़ाई का सिस्टम समझना पड़ेगा बिफोर यू डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू विच कंट्री. और 4 साल की ग्रेजुएशन मैं करना चाहता हूं या 3 साल की ग्रेजुएशन मैं करना चाहता हूं, ये आपको समझनी पड़ेगी चीजें. कौन सी डिग्री जो मैं अमेरिका से लेके आता हूं या यूके से लेके आता हूं, क्या वो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, या इंडिया की डिग्री क्या मास्टर्स में वहां रिकॉग्नाइज्ड है, ये सारी चीजें आपको पहले क्लियर करनी पड़ेंगी. और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे क्लियरली हर कोर्स कंटेंट, हर कंट्री के स्टडी प्रोसेस को पढ़ें. और विपिन जी, आपका एक क्वेश्चन था कि बच्चे को 1 साल चाहिए होता है, मतलब मैंने आपके इसमें पढ़ा था, इसमें था कि 1 साल चाहिए होता है तैयारी के लिए. आइडियली 11वीं और 12वीं ये दोनों 2 साल ये बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस बच्चे को जिसे बाहर जाना है. देखिए, बाहर की एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है. उसमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका जरूर ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप स्कॉलरशिप पे जाएं. स्कॉलरशिप मिलने के लिए जरूरी है कि आप 2 साल पूरी मेहनत करें, पढ़ाई करें, जरूरी एग्जाम दें, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और उसी स्कॉलरशिप पे आपको बाहर पढ़ने जाना चाहिए. सो इंडिया में हर चीज की पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो रही है. किसी भी चीज के लिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ बाहर जाके ही हम कुछ कर सकते हैं. ठीक है जी. हाँ, एक साइंस का फील्ड है जहां मैं बोलती हूँ कि अभी भी कम यूनिवर्सिटीज हैं. जैसे कि अगर आप देखें, केमिस्ट्री देखें, मुझे लगता है कि आप बाहर बेटर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं. बट उसके अलावा इंडिया आपको बहुत अच्छी एजुकेशन आज भी ऑफर. राइट अवे. तो साइंस पे हम और डिटेल में आने वाले दिनों में बात करेंगे, ही अलग अलग स्ट्रीम्स के ऊपर बातचीत होगी. लेकिन आज एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको शुरुआत करनी है, कहाँ से आप शुरू करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे. तो चलिए, एक तरीका ये कि आप देश के हिसाब से इसको तय करेंगे. अच्छा कृतिका, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम फॉरेन से डिग्री लेकर आएंगे, या तो वहीं नौकरी कर लेंगे, या अगर हिंदुस्तान वापस भी लौट के आएंगे तो हमारी कमाई ज्यादा होगी, हमारा रिकॉग्निशन ज्यादा होगा. ये कितना बड़ा मिथ है या कितना बड़ा सच है? That's a very good question. I think
ये डिपेंड करता है कि आपके अपने फील्ड पे कितना कॉन्फिडेंस है। ये मेरा मानना है कि बहुत सारे टाइम स्टूडेंट्स बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटरनेशनल फॉरेन एजुकेशन में, पर उनको क्लैरिटी नहीं होता है कि वो क्यों पढ़ रहे हैं और उस फील्ड में आगे वो क्या करना चाहते हैं। लैक ऑफ कन्विक्शन से जब वो चूज करते हैं तो वो डिग्री के ज्यादा मायने नहीं रखते। ऑफ कोर्स जनरली स्पीकिंग मार्केट में कुछ वैल्यू होता है इंटरनेशनल डिग्रीज के लिए, बट उससे ज्यादा वैल्यू होता है स्टूडेंट के कन्विक्शन पे कि वो सब्जेक्ट मैटर को कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको कैसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और खुद पे कितना विश्वास है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो द डिग्री इज नॉट एवरीथिंग। एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करें तो इंडिया इज कमिंग एट पार विद अ लॉट ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, समटाइम्स इवन बेटर। अगर मैं खुद के एग्जाम्पल भी लूँ तो मैं सिम्बायोसिस में पढ़ रही थी और उसके बाद ब्रीफली मैं न्यूयॉर्क गई थी पढ़ने के लिए, एंड आई फेल्ट लाइक जो पढ़ाई मैंने इंडिया में किया था इट प्रिपेयर्ड मी वेल कि मैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे जाके कम्पीट करूँ। सो आई थिंक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो इट इज really quite the same. There are a lot of expert faculty जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो अपने रिसर्च के फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं, वो अभी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। सो देयर इज इन माय ओपिनियन नो डिफरेंस इन अ बिग डिफरेंस अनलेस देयर इज क्लैरिटी एंड कन्विक्शन फॉर स्टूडेंट कि वो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अल्पी जी अगला सवाल ये कि क्या विदेश जब आप पढ़ने जाते हैं तो हर यूनिवर्सिटी जिसमें आप दाखिला ले रहे हैं वो अच्छी होती? क्योंकि मैं इसको ऐसे समझना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन दिनों, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ उतने अच्छे नहीं हैं, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसा फॉरेन में भी डेफिनेटली होता होगा। तब वो क्लैरिटी आप कैसे लेकर आएंगे कि जहाँ आप जा रहे हैं इतने पैसे लगा के, क्योंकि एनी डे अगर आप फॉरेन जाएंगे तो खर्चा तो अच्छा खासा बड़ा होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, बच्चों को सबसे पहले देखना चाहिए कि वो कॉलेज की रैंकिंग क्या है, अब इंटरनेशनली वो रैंक कैसे है। दूसरी चीज, सबसे जरूरी चीज जो आजकल बच्चों को देखनी चाहिए, नाम से नहीं जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि करिकुलम क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी उनको अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफर कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या वो यूनिवर्सिटी सिटी में लोकेटेड है या दूर किसी छोटे से यूनिवर्सिटी टाउन में लोकेटेड है। क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपको मतलब अगर आप कनाडा में हैं तो आपको 20 घंटे काम करना है, अगर आप अमेरिका में हैं तो भी आपको इंटर्नशिप्स करनी है। अगर आप किसी छोटे से गांव में या छोटी सी एक सिटी में जो बहुत दूर है मेन सिटी से, 2-3 घंटे का रास्ता है, आप कभी भी नहीं कर पाओगे वो काम, आप कोई भी इंटर्नशिप नहीं कर पाओगे। हमेशा अच्छी यूनिवर्सिटीज वो देखिए जो सेंट्रली लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड है, उनकी रेटिंग कैसी है, उनका करिकुलम कैसा है, उनका प्लेसमेंट कैसा रहा है, उनके क्या कल्चर के बच्चे हैं, उनका रेशो क्या है, क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज्यादा हैं या सिर्फ नेशनल स्टूडेंट्स उनके यहाँ पढ़ रहे हैं, वो स्कॉलरशिप्स कैसी ऑफर करती हैं, ये सारी चीजें आप देखने के बाद डिसाइड करेंगे। देखिए, रेटिंग एक चीज है, बट उसके अलावा बहुत सारा काम है जो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके खुद कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप कोर्स स्ट्रक्चर बिना देखे सिर्फ कोर्स के नाम पे या सिर्फ यूनिवर्सिटी के नाम पे एडमिशन लेते हैं, आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। दूसरी चीज, यूनिवर्सिटी में क्या सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इंटरकल्चरल स्टूडेंट्स को। लाइक अगर आप सिंगापुर में भी देखें तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां से हमें काफी शिकायत आती है कि इंडियन स्टूडेंट्स को उतना अकोमोडेट नहीं किया जाता है। वो सब चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए कि कितने ओपन है वो आउटसाइड कल्चर के लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए। ये सब चीजें आपको उनकी वेबसाइट पे जब आप उनका रेशियो स्टडी करोगे आपको मिल जाएगी। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं। जी चलिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने बताया कि कैसे आप किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, आप नाम देखें, लोकेशन देखें, क्या क्या करें, उसकी रैंकिंग देखें, किस तरीके से उसको समझें और फिर आगे बढ़े। यहाँ पे कृतिका, एक सवाल मन में ये भी आता है कि जब आप विदेश पढ़ाई करने जाते हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ तो ठीक है, जहाँ आप जा रहे हैं, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, चाहे आप अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, तो वहाँ पर जो एक कल्चरल शिफ्ट भी आपको मिलता है, चीज़ें पूरी तरीके से बदल जाती हैं, उसके साथ बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। ये भी एक प्रैक्टिकल इशू है। कई बार बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि चले तो जाते हैं लेकिन वो उस तरीके से वहाँ पर खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते। क्या उसके लिए कुछ तौर तरीके या कैसे उसके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं?
थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज स्टूडेंट्स के ज्यादातर स्ट्रेस इसी चीज पे आती है कि वो उस जगह पे अडेप्ट नहीं कर पाते। सो एन इम्पॉर्टेंट अ फ्यू थिंग्स दैट दे कैन डू। पहले एक चीज वो कर सकते हैं कि एज दे आर शॉर्टलिस्टिंग की कौन से डेस्टिनेशन में, अगर वो अब्रॉड जाना चाह रहे हैं तो कौन से डेस्टिनेशन में वो जाना चाहेंगे, फर्स्ट filter that option out, and once वो shortlist किए जाते हैं तो they can start understanding some of the basic cultural setup of that region, you know। उसके लिए one is वही यूनिवर्सिटीज के अलमनाई के साथ वो नेटवर्क या इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो लिंक्डइन पे या फेसबुक ग्रुप्स पे वो वंस दे आर अ पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटीज वो उस यूनिवर्सिटीज के अलमनाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो when that alumni is from the same region as the student, वो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने कैसे एक्लिमेटाइज किया, क्या क्या चीजें मुझे जानना चाहिए पहले जाने से पहले। That's one route. The second is कि I think यूनिवर्सिटीज में काफी सारे टाइम स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे इनकमिंग स्टूडेंट को एक बडी असाइन किया जाता है। सो जाने से पहले ही वो अपने बडी से कनेक्ट करें और थोड़ा जानकारी ले कि उधर कैसा है, क्या क्या मुझे प्रिपेयर करना चाहिए और वहाँ के कस्टम्स क्या है, फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होते हैं, एंड हमारे माइंडसेट और उनके माइंडसेट में क्या क्या फर्क है। ऐसे क्वेश्चंस वो अपने बड़ी से पूछ सकते हैं और मे बी कॉलेज के 1 महीने पहले शायद जाके उधर सेटल हो सकते हैं कि उस रीजन में एक्लिमेटाइज हो जाए, अडेप्ट हो जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक अगेन मैं ये बार बार दोहराऊंगी कि खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव सम सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट इन योरसेल्फ, इन योर वैल्यूज, एंड जस्ट बी योरसेल्फ, यू नो, व्हेन यू गो देयर। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी होगी। मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होगा और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब आप विदेश पढ़ने जाएंगे तो चीज़ें बिल्कुल अलग होगी यहाँ के मुकाबले। अल्पी जी, एक सवाल, चलिए मेरे ख्याल से वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हाँ मैं बोल दूँ कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो 2 अहम सवाल होंगे। एक तो ये कि इन दिनों कौन से कोर्सेज हैं, किन के लिए लोग ज़्यादा जा रहे हैं बाहर और जाके उनको बढ़िया रिटर्न भी मिल रहा है, एंड सेकेंडली सबसे बड़ा सवाल आएगा फाइनेंसिस का। तो कौन से तौर तरीके हैं, क्या कितने पैसे एग्जैक्टली खर्च होते हैं, आपको किस तरह के लोन्स मिलते हैं, वहाँ जाके पैसों की दिक्कत हुई तो कुछ मिल पाता है कि नहीं, तो ये सारी बातें, और स्कॉलरशिप्स की बात हुई थी तो उनसे कितना फ़ायदा होता है, ये कुछ 2-3 अहम सवाल रहेंगे जो हम इस ब्रेक के बाद लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। विदेश में पढ़ाई कैसे करें अप्लाई, हमारी ये खास सीरीज 3 एपिसोड की, जहां पर आज हम आपको कुछ बेसिक्स बता रहे हैं कि किस तरीके से आप शुरुआत करेंगे। अगर आपको विदेश में पढ़ना है या अपने बच्चे को भेजना है तो कहां से वो शुरुआत होगी और किन चीज़ों को आपको अभी से अपने जहन में रखना होगा। आगे चल के हम क्या क्या कोर्सेज हैं उन पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये छोटी मोटी चीज़ें जिनका आप अगर अभी से अपने जहन में जिन्हें बिठा लेंगे, अपने माइंड में बिठा लेंगे, तो आगे चल के आपके लिए काफ़ी ईजी होने जा रहा है। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते। अल्पी, एक ये जो आप बात कर रहे थे, आपने स्कॉलरशिप्स की भी बात की, तो डेफिनेटली बजट पे बात करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अमूमन आप कोई एक स्टैंडर्ड कोर्स करने जा रहे हैं 3 साल या 4 साल का, कितना खर्चा आ जाता है? समझ लीजिए साइंस या इंजीनियरिंग स्ट्रीम में शायद ज़्यादा खर्चा होता होगा, या आप ह्यूमैनिटेरियन ले रहे हैं तो वहाँ थोड़ा कम आता होगा, तो वो क्या हिसाब से मोटा खर्चा रहता है, और स्कॉलरशिप्स फिर अगर मिलती है तो वो कैसे हमारी मदद कर पाती है? देखिए, अगर आप आईवी लीग्स यूनिवर्सिटीज की बात करें या फिर कनाडा में बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज की, टोरंटो, वाटरलू एंड यूबीसी एंड ऑल, तो इनकी फीस आराम से 40-45 लाख रुपए साल की रहती है। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए 2 साल का खर्चा और 3 साल का जो भी खर्चा आता है। तो 40-45 आप कह रहे हैं कि फीस रहती है, इसके अलावा फिर आपका वहां पर रहना, खाना पीना एंड एवरीथिंग। ओके, अच्छा, उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि यूके में हॉस्टल कम मिलता है, लंदन में खासकर हॉस्टल कम मिलता है, तो आपको बाहर रहना पड़ता है। तो बाहर रहने की कॉस्ट वहां बहुत ज्यादा है। तो कंट्री टू कंट्री ये वैरी करता है। अब से आप कनाडा में हर टाइप की यूनिवर्सिटी है, 20 से 25 लाख रुपए साल वाली भी यूनिवर्सिटी है, 7 लाख रुपए साल वाली भी यूनिवर्सिटी है। तो आपको अपने फाइनेंस के हिसाब से सिलेक्शन करना पड़ेगा। आज की डेट में हर अच्छी यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट हर यूनिवर्सिटी अब्रॉड, एक डिसेंट बच्चे को जो 80% से अबव 12th में नंबर लाया है, उसको एक डिसेंट 4-5 लाख रुपए साल की स्कॉलरशिप मिल जाती है बहुत आराम से। अगर कहीं आप 95% वाले बच्चे हो तो आराम से आपको
हर साल की स्कॉलरशिप 25-30 लाख रुपए साल तक की स्कॉलरशिप, 20 लाख रुपए तक साल तक की स्कॉलरशिप आराम से मिलती है। बट फॉरेन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में एक चीज समझने वाली है कि उनकी स्कॉलरशिप हर साल रिन्यू होती है। अगर आपने एक साल परफॉर्म नहीं किया, सपोज कि आपने परफॉर्म नहीं किया अगले साल, वो आपकी स्कॉलरशिप होल्ड पे डाल देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्कॉलरशिप ले लें और फिर वहां जाके पढ़ाई ना करें। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू करने के लिए। वो स्कॉलरशिप देंगे बट आपको पढ़ना पड़ेगा। सपोज करिए आप एक नेशनल लेवल इंडिया में क्रिकेट प्लेयर हैं या फुटबॉल प्लेयर हैं और आप स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे अब्रॉड जाते हैं, तो आपको वहां की टीम में खेलना पड़ेगा। ये आपके लिए कंपलसरी होगा। जो स्कूल की कॉलेज की टीम होगी उसमें आपको खेलना पड़ेगा, तभी वो स्कॉलरशिप। बड़े पॉइंट अलबी जी की आपको मतलब आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि एक बार आपने मेहनत कर ली और फिर आपने उसको ढीला छोड़ दिया। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि आप हो सकता है कुछ लोगों के पास अपफ्रंट इतना पैसा नहीं हो, तो किस तरह से फाइनेंस अवेलेबल रहते हैं? क्या इंडियन बैंक्स इसके लिए लोन देते हैं? कहीं और से हमें लोन मिलता है या वहीं पे उस कंट्री में लोन मिल जाता है? कैसे होता है? इंडियन बैंक्स आपको लोन देते हैं बहुत आराम से। सिंगापुर में बॉन्डेड स्कॉलरशिप, कुछ कंट्रीज में बॉन्डेड स्कॉलरशिप होती है। जैसे कि अगर आप वहां पे स्कॉलरशिप लेते हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज आपको स्कॉलरशिप दे रही हैं या आपको फंड कर रही है, तो आप 3 साल का बॉन्ड उनके साथ साइन करिए कि हम वहां पे काम करेंगे। इस तरीके से भी स्कॉलरशिप होती है। यहाँ के बैंक्स आपको बहुत आराम से फंड प्रोवाइड करते हैं एज फार एज आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अगर आप एक 3rd ग्रेड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तब आपको नहीं मिलता है बैंक से लोन। सो ये बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छे ब्राइट मेट्रिकुलस स्टूडेंट हो, तभी आपको फंडिंग मिलेगी। एक 3rd ग्रेड यूनिवर्सिटी के लिए इंडियन बैंक्स लोन नहीं देते। चलिए, ये बात जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपने अच्छे से क्लियर कर दी कि आपको कैसे स्कॉलरशिप्स मिलेगी, किस हद तक मिलेगी, फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा और साथ में फाइनेंसिस के क्या क्या तरीके हैं, लेकिन उसके साथ क्या शर्तें लगकर आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको वहां करनी ही पड़ेगी जी बिल्कुल बिल्कुल। राइट कृतिका, तो एट लास्ट वैसे तो हम डिटेल में जाएंगे अपने अगले एपिसोड्स में, लेकिन इन जनरल आप मुझे बताइए कि ज्यादातर बच्चे जो जा रहे हैं फॉरेन पढ़ने, वो किस स्ट्रीम में जा रहे हैं? क्या इक्वल है सब स्ट्रीम में, या फिर हम देख रहे हैं आपकी इंजीनियरिंग में ज्यादा जाते हैं? किस तरीके से ये फ्लो है? ये अल्पा जी ने एक्चुअली पहले बताया था कि देयर आर 2 अप्रोचेस टू दिस। अगर कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स लेना चाहते हैं, नहीं, मेरा सवाल ये है कि कोई डेटा अवेलेबल है जहां पर आपको आइडिया है कि नहीं भाई इस साल 50,000 बच्चे जो हैं उन्होंने इंजीनियरिंग का स्ट्रीम लिया, 20,000 बच्चे ह्यूमैनिटेरियन कोर्स करने गए, 5,000 कुछ मैनेजमेंट पढ़ने गए। सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है? क्यों जा रहे हैं लोग फॉरेन? मैं एक्चुअली इसको डेटा के तौर पे नहीं आंसर कर रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द मॉडल ऑफ एजुकेशन जो जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग फॉरेन जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स ऑफ एजुकेशन जिसके लिए वो जा रहे हैं, दैट्स द लिबरल एजुकेशन और द लिबरल आर्ट्स मॉडल ऑफ एजुकेशन, जो अभी इंडिया में भी आ चुका है। बट द मेन बेनिफिट ऑफ दिस मॉडल इज जो भी स्ट्रीम बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट, वेदर इट्स इंजीनियरिंग, मेडिसिन, वेदर इट्स एनी साइंस और ह्यूमैनिटी स्पेशलाइजेशन ऑल्सो। जी 4 ईयर मॉडल में वो फर्स्ट ईयर पे बहुत सारे एक्सप्लोरेटरी कोर्सेज ले सकते हैं, जैसे कि दे कैन टेक 1 कोर्स फ्रॉम बिजनेस, 1 कोर्स फ्रॉम साइकोलॉजी, 1 फ्रॉम लॉ, 1 फ्रॉम एनवायरमेंट स्टडीज। और इसको सब फील्ड्स को समझने के बाद अपने एरिया स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं। अगर कोई स्पेशलाइजेशन माइंड में लेके जा भी रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी का मॉडल ऐसा है, स्पेशली इन द यूएस एंड कनाडा, कि वो अपने मेजर्स या स्पेशलाइजेशन को स्विच कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस इन द कोर्स एंड आगे फ्यूचर एस्पिरेशंस के तौर पे भी। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। द सेकंड इज, अनदर थिंग इज, स्टूडेंट्स ऑल्सो ये सोच के जाते हैं कि मुझे रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी में जाना है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को इंटेंसली वो सब्जेक्ट के बारे में जानना है, तो वो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज को चुनते हैं। अगर उनको एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल चाहिए, तो वो एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स पे जाते हैं। सो इट्स, आई डोंट हैव द स्टैटिस्टिक्स विद मी राइट नाउ। वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक अच्छा तरीका है बताने का कि किस तरीके से, और जो फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी आप बात कर रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको समझने का मौका मिलता है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम आपकी ज्यादा पसंद की है, आप किस में कंफर्टेबल है, किस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको यूनिवर्सिटीज दे रही है। राइट, तो लेडीज थैंक यू वेरी मच, आज आप दोनों ने वक्त निकाला और वाकई बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई। तो जो भी इस समय सोच रहा है कि मुझे बाहर जाना है, या पेरेंट्स जो हैं सोच रहे हैं कि हमें अपने बच्चे को बाहर भेजना, आई थिंक उनके लिए एक प्लेटफॉर्म आज आप लोगों ने सेट कर दिया है। अब यहाँ से बातचीत आगे लेके जाएंगे अगले एपिसोड्स में कि अलग अलग स्ट्रीम्स में फिर क्या क्या कॉलेजेस हैं, किस तरह के फीस स्ट्रक्चर हैं,
हैं, किस तरह के कोर्सेज हैं, लेकिन हाँ, शुरुआत आज से हो गई है और इस तैयारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सभी दर्शकों का भी कि आपने वक्त निकाल के हमारा कार्यक्रम देखा। तो कल फिर मुलाकात होगी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।